लाभ देखने को मिला। इसी विषय में आज सिटी एक्सप्रेस ने सौरभ सान्याल जी से बात की, जो कि पीएचडी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल। आज जो 2021-22 का जो बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किए हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नमस्कार। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो आज यूनियन बजट 2022-23 आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रेजेंट किया, उसका स्वागत करती है। ये बजट न केवल फॉरवर्ड लुकिंग है, बट इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं। पिछले दिन कल जो फाइनेंशियल सर्वे पेश किया गया था, उसमें लगभग ग्रोथ का फिगर 8 से 8.5% दिया गया था और ओवरऑल 9.2% का विकास दर निश्चित हुआ था। और जो आज बजट पेश हुआ, उसके हिसाब से हमें पीएचडी चैम्बर को ये लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसमें जो खास बातें थी वो इस बजट के जो पैंडेमिक चला पिछले 2 साल से, उसमें जो हमारी वैक्सीनेशन हुई, जो जिस प्रकार से कोविड को हमारे देश ने हैंडल किया, जिस प्रकार से हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और जिस प्रकार कोविड को हमने मात दिया, उनका उसके साथ कॉम्बैट करके उसको हमने मात दिया वैक्सीनेशन को बढ़ा के, ये वाकई सराहनीय है। और इसी के आधार पर इस साल का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में 2-3 बातें जो पीएचडी चैम्बर ने सामने रखी थी आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने उनके प्रेजेंटेशन में, वो था एक तो ECLGS स्कीम को एक्सटेंड करना, क्योंकि पिछले 2 साल में एमएसएमई सेक्टर ने ECLGS स्कीम के जो 5 लाख करोड़ का जो ग्रांट उपस्थित किया था गवर्नमेंट ने, उसका पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। तो उसमें न केवल उन्होंने बढ़ोतरी की है 50,000 करोड़ की, बट इस स्कीम को 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया है। ये पीएचडी चैम्बर इसकी सराहना करती है, क्योंकि हमारे यहाँ 50 से 75% एमएसएमई सेक्टर है। हमारे इंडिया में 250 करोड़ के नीचे और ट्रेडर्स भी आजकल एमएसएमई सेक्टर में आ गए हैं, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा फायदा जो इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए किया है, और जो गति शक्ति, जो प्राइम मिनिस्टर की गति शक्ति का जो एक प्रावधान किया गया था, उसको बढ़ोतरी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ रेलवे में, वाटरवेज में, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में बहुत बढ़ोतरी होगी। और इसमें 3 साल में 100 लॉजिस्टिक्स पार्क्स का ऐलान किया गया है, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे जॉब क्रिएशन होगा। तीसरा जो इसमें मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था डिफेंस का। डिफेंस में 68% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की प्रावधान की गई है, जो कि डिफेंस का कैपिटल बजट है, उसमें 68% की प्रावधान की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पिछले साल ये 58% था। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आगे बढ़ के आएंगे और डिफेंस सेक्टर में ये काफ़ी आगे के लिए इसके ग्रोथ का संभावना है। उसी तरह से जो आपके R&D में और इनोवेशन में जो इन्होंने समावेश किया है, उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत ज़रूरत थी। पिछले 2-3 डिकेड से इसकी ज़रूरत थी, वो भी इस बजट में पूरा किया गया और इसके लिए भी पीएचडी चैम्बर इस बजट की सराहना करती है। अंत में मैं ये कहूँगा कि ये बजट जो है बहुत ही एक बैलेंस्ड बजट है, जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड है तथा इसमें जॉब क्रिएशन के बहुत उम्मीदें हैं। जहां बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी है और जो लघु उद्योग एमएसएमई के दायरे में आते हैं, उनको इस बजट से क्या फायदा मिलने वाला है? जी बताएं। पहली बात तो गति शक्ति है। गति शक्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग योजना है, जिसमें जॉब क्रिएशन के बहुत चांसेस हैं। इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिलियन लोगों को इसका फायदा होगा जॉब्स में। दूसरा,
जो आपका ECLGS स्कीम है जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी दिया था, ये MSME को फायदा होगा क्योंकि पिछले 2 साल के पैंडेमिक में MSME ने इसका फायदा नहीं पूरी तरह से उठा पाया। जब MSME हमारे देश में 30% योगदान करती है हमारे ग्रोथ में, उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए MSME के अंदर भी जॉब क्रिएशन होगी। जो भी MSME सेक्टर में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या सर्विस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पर रिक्रूटमेंट होने के बहुत चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्रूटमेंट होगी और इसी पैसे का इस्तेमाल होगा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स और आगे ग्रोथ को इसको आगे लेके जाने के बहुत सारे आसार नजर आ रहे हैं। इसमें भी कम से कम 1 से 1.5 मिलियन जॉब्स का उम्मीद है। सो लगभग कुल मिला के अगर देखें तो 3.5 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक के जॉब क्रिएशन के आसार नजर आ रहे हैं। हम ये मान सकते हैं कि रोजगार के मामले में इस बार के जो बजट पेश हुआ है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कि उद्योगपति हैं उनको किस तरीके से इन लोगों को फायदा मिलने वाला है इस बजट से? देखिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके फायदे से ही MSME का फायदा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ होगा, जिनका टैक्स रेट ऑलरेडी 22% किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो MSME का भी फायदा होगा क्योंकि MSME ही जो हैं वो ग्रोथ क्रिएटर्स हैं, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वही आगे मैन्युफैक्चर करते हैं, वही कॉर्पोरेट सेक्टर के काम को आगे बढ़कर ले जाते हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप्स में भी इन्होंने इस बजट में निवेश के आसार दिखाए हैं, R&D में दिखाया है, रिसर्च और इनोवेशन में निवेश दिखाया है, जिससे डोमेस्टिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, खास करके डिफेंस सेक्टर में। उसमें भी जॉब क्रिएशन के बहुत चांसेस हैं और उसमें भी मैं समझता हूं कि 50,000 से लेकर के 1 मिलियन जॉब्स जनरेट होंगे। ठीक है। के बजट सत्र में सर सबसे ज्यादा ध्यान किस क्षेत्र में दिया गया है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां की इस बार थोड़ा बजट को अनदेखा किया गया है? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में हमने कुछ नहीं सुना इस बजट में, लेकिन उसको अगर यूनियन गवर्नमेंट बरकरार रखे तो वही बहुत बड़ी चीज होगी क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तैयार हो चुकी है और हमारे पास भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइंस लेड हैं और हॉस्पिटल्स पूरी तरह से कोविड को कॉम्बैट करने के लिए तैयार है। तो हेल्थ सेक्टर को सिर्फ हमें थ्रस्ट में एक पुश देना है और उसकी जो तैयारी पिछले साल थी उसी को आगे लेकर के बढ़ना है। इसलिए शायद इसमें निवेश आगे चल के पता लगेगा कि क्या एक्चुअली नट्स एंड बोल्ट्स जब आएगा, तब हमें पता लगेगा कि कितना इसमें एलोकेट किया है बजट यूनियन गवर्नमेंट ने। इसके अलावा आयुष सेक्टर को भी ध्यान में नहीं रखा गया है या अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक। वो भी जब नट एंड बोल्ट में बजट आएगा, उसका हार्ड प्रिंट आएगा, तब हमें पता लगेगा कि कितना उसमें बजट अलॉटमेंट किया गया है। तीसरा सेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था कि आम आदमी का जो सैलरीड क्लास है उसको जो इनकम टैक्स का लोगों ने सोचा था कि काफी मात्रा में कुछ रिलीफ मिलेगा, जो कि अनाउंस नहीं हुआ। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है इस बजट में, जहां पर आम आदमी के लिए सैलरीड क्लास के लिए खास करके कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे चल करके अगर हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन और GST कलेक्शन अच्छा हुआ है, GST कलेक्शन पूरे महीनों में जो जनवरी का GST कलेक्शन 1,40,000 करोड़ प्लस जो हुआ है, वो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया कि ये सबसे अच्छा कलेक्शन हुआ है इस साल। तो अगर इसी तरह से कलेक्शन होते रहेंगे तो आगे चल के हो सकता है मिड कोर्स करेक्शन में वो कुछ इंडिविजुअल सैलरीड क्लास को भी कुछ रिलीफ दे। GST में भी कुछ बदलाव की देखे गए हैं? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई बदलाव के आसार नहीं नजर आते हैं। ये आगे चल के ही पता लगेगा कि अगर मिड टर्म में अगर इन्होंने कोई फैसला या कोई अनाउंसमेंट किया तो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले वित्त मंत्री वित्त मंत्री जी जो थे पहले, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो 4 सेक्टर बनाए गए हैं GST के, उनको मर्ज करके दो सिस्टम बनाए जाएंगे GST के। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं।
तो ये आगे चल के देखा जाएगा, क्योंकि जीएसटी की कलेक्शन बहुत अच्छी हुई है। इसका मतलब है कि टैक्स नेट में काफी मात्रा में इंडस्ट्री आ चुकी है। एक सर डिजिटल करेंसी जो है इस पे विचार क्या है आपका? हाँ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आरबीआई के इस अनाउंसमेंट से कि रुपी को डिजिटल तरीके से ट्रेड किया जाएगा और उसको डिजिटली उसका आदान प्रदान होगा, इससे वीकर सेक्शंस को भी बहुत फायदा होगा और खास करके रुपी का वैल्यूएशन फॉरेन करेंसी की तुलना में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रुपी भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर ट्रेड हो सकेगी। जी, थैंक यू। थैंक यू। मैं गीतांजलि राजपूत, सिटी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।